जब हम काम की जगह पर सुरक्षा के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद हार्ड हैट्स या फिर नियमों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट। हाँ, वो सब तो है, लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। ये एक पूरा सिस्टम है जिसे बनाने में दशकों लगे हैं और इसका मकसद सिर्फ एक है, काम करने वाले हर इंसान को सुरक्षित रखना। तो चलिए आज इसी सिस्टम और इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। ये लड़ाई आज की नहीं है। जरा सोचिए, 1865 में अब्राहम लिंकन ने कहा था, कितना अजीब है कि कुछ लोग दूसरों के पसीने से अपनी रोटी कमाने के लिए भगवान से मदद मांगते हैं। ये शब्द सीधे दिल पर लगते हैं, है ना? और ये हमें याद दिलाते हैं कि वर्कर सेफ्टी कोई नया या टेक्निकल टॉपिक नहीं है, बल्कि ये इंसानी हक और शोषण के खिलाफ एक सदियों पुरानी लड़ाई का हिस्सा है। और वो लड़ाई वो आज भी जारी है, बस उसका रूप बदल गया है। आज के दौर में काम के दौरान चोट लगने से होने वाली 80% से ज्यादा मौतें कम और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक आईना है जो हमें आज भी दुनिया में फैली एक गहरी असमानता को दिखाता है। तो आइए सबसे पहले इस लड़ाई की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। एक सुरक्षित माहौल के लिए ये संघर्ष कितना लंबा और जरूरी रहा है, इस पर एक नजर डालते हैं। अमेरिका में सिविल वॉर के बाद इंडस्ट्रीज में जैसे एक तूफान सा आ गया। लाखों लोग फैक्ट्रियों और खदानों में काम करने लगे, लेकिन हालात बहुत ही खतरनाक थे। इसी के जवाब में 1913 में डिपार्टमेंट ऑफ लेबर बनाया गया। फिर आया पहले विश्व युद्ध का दौर, जब देश को हर वर्कर की जरूरत थी, तो उनकी सुरक्षा अचानक से एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गई। और इस सफर का सबसे बड़ा मील का पत्थर वो आया 1970 में, जब ओशा कानून पास हुआ। आज की दुनिया में एक अजीब सा बंटवारा दिखता है। एक तरफ अमीर देश हैं जहां चोट लगने की दरें कम हो रही हैं, जिसकी एक वजह यह भी है कि उन्होंने अपना सबसे खतरनाक काम दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया है। और इसका नतीजा, कम और मध्यम आय वाले देशों में चोट लगने के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां की ज्यादातर वर्कफोर्स खेती, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग जैसे खतरनाक कामों में लगी हुई है। तो जब समस्या इतनी बड़ी और पुरानी हो तो इसका समाधान क्या है? यहीं पर एंट्री होती है नियमों और कानूनों की, एक रूल बुक की। चलिए देखते हैं कि वर्कर्स को बचाने के लिए ये रूल बुक कैसे लिखी गई। जैसा हमने देखा, 1970 में अमेरिका में बना ओशा, यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका काम बिल्कुल सीधा और साफ था, काम करने की जगहों के लिए स्टैंडर्ड्स बनाना, उन्हें लागू करना और ये पक्का करना कि हर कोई एक सुरक्षित माहौल में काम कर सके। पर सुरक्षा की कोई सरहद नहीं होती, है ना? ISO 45001 इसी सोच का नतीजा है। ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जिसे दुनिया की कोई भी कंपनी अपना सकती है। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है जो कंपनियों को रास्ता दिखाता है कि कैसे अपने कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाएं, जोखिम कम करें और काम का माहौल बेहतर और सुरक्षित बनाएं। आज के मॉडर्न सेफ्टी सिस्टम्स के दिल में एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली आइडिया है, प्लान, डू, चेक, एक्ट। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी रुकता नहीं। पहले आप प्लान करते हैं, यानी खतरों को पहचानते हैं। फिर डू, यानी उस प्लान को लागू करते हैं। उसके बाद चेक, यानी देखते हैं कि प्लान काम कर भी रहा है या नहीं। और आखिर में एक्ट, यानी नतीजों के आधार पर लगातार सुधार करते रहते हैं। तो हमने बड़े नियमों और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात कर ली, पर असल में जमीन पर किसी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ये नियम कैसे लागू होते हैं? चलिए अब इस पर फोकस करते हैं। इसे कहते हैं साइट स्पेसिफिक सेफ्टी प्लान या SSP। ये हर साइट के लिए बनाया गया एक कस्टम मेड प्लान है, क्योंकि हर जगह के अपने अलग खतरे और अपनी अलग चुनौतियां होती हैं। ये वो असली प्लेबुक है जो बताती है कि किसी खास जगह पर सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। और हाँ, कोई भी प्लान बनाने से पहले दो शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है, हैजर्ड और रिस्क। हैजर्ड यानी खतरा, जैसे बिजली के एक नंगी तार, ये एक हैजर्ड है। लेकिन रिस्क का मतलब है उस खतरे से नुकसान होने की संभावना कितनी है। अगर वो तार एक ऐसी जगह है जहां से बहुत लोग गुजरते हैं, तो करंट लगने का रिस्क बहुत ज्यादा है। तो पहले खतरे को पहचानना, फिर उससे जुड़े रिस्क का अंदाजा लगाना, यही सही तरीका है। एक असरदार सेफ्टी प्लान में कई चीजें होती हैं। मैनेजमेंट की लीडरशिप सबसे ऊपर है, फिर वर्कर्स की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। इसके अलावा खतरों को पहचानना, उन्हें कंट्रोल करना, सही ट्रेनिंग देना और पूरे प्रोग्राम को लगातार बेहतर बनाना, ये सब मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, कोई भी प्लान कागज पर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो तब तक बेकार है जब तक उसे अमल में ना लाया जाए। और यहीं से एक सेफ्टी कल्चर यानी सुरक्षा की संस्कृति बनाने का काम शुरू होता है।
एक मजबूत सेफ्टी कल्चर की नींव 4 बातों पर टिकी होती है। पहला, खुलापन, जहां हर कोई बिना डरे किसी भी खतरे के बारे में बात कर सके। दूसरा, गलतियों पर सजा ना देना, ताकि लोग अपनी गलतियां छिपाए नहीं। तीसरा, मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट। और चौथा, गलतियों से सीखना, ताकि वो दोबारा कभी ना हो। ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में कैसी दिखती हैं? सुंदरम नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की आदतों में ढालकर एक बेहतरीन मिसाल पेश करती है। सुरक्षित के तरीके बहुत दिलचस्प हैं। वो फैमिली बोर्ड लगाते हैं जो वर्कर्स को याद दिलाता है कि घर पर कोई उनका इंतजार कर रहा है। रोज सुबह काम शुरू करने से पहले स्ट्रेच एंड फ्लेक्स होता है ताकि चोट का खतरा कम हो। सेफ्टी ऑब्जर्वेशन कार्ड के जरिए कोई भी अच्छी या बुरी बात रिपोर्ट कर सकता है, और सुरक्षित तरीके से काम करने वालों को सेफ्टी रैफल में इनाम भी मिलता है। इतने सारे सिस्टम, प्लान और कल्चर के बाद सुरक्षा की एक आखिरी परत आती है। वो परत जो एक वर्कर और खतरे के बीच बिल्कुल सीधी खड़ी होती है। हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई की। ये वो जरूरी गियर हैं जो हर वर्कर को सीधे तौर पर शारीरिक खतरों से बचाते हैं। ये सुरक्षा की आखिरी और सबसे जरूरी दीवार है। एक आम कंस्ट्रक्शन साइट पर इसकी लिस्ट में शामिल हैं सिर बचाने के लिए हार्ड हैट, आंखों के लिए सेफ्टी ग्लास, पैरों के लिए मजबूत बूट्स और दूर से दिखने वाली जैकेट, ताकि कोई मशीन ऑपरेटर उन्हें आसानी से देख सके। और हाँ, हाथों को बचाने के लिए काम के हिसाब से सही ग्लव्स। तो इस सब के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या सुरक्षा बस नियमों की एक चेकलिस्ट है जिसे टिक करना है, या फिर ये हम सब की एक साझा जिम्मेदारी है? शायद असली जवाब यह है कि नियम और उपकरण तो जरूरी हैं, लेकिन सच्ची सुरक्षा तब आती है जब ये एक सामूहिक सोच बन जाती है।